हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ये सारे एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे एमसीक्यूज़ को जरूर से ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर हम 50+ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये जो भी एमसीक्यूज़ आप यहाँ पर देखेंगे, ये सारे एमसीक्यूज़ आपके सेलेक्टेड है। बहुत ही ज़्यादा चुन करके मैंने ये सारे एमसीक्यूज़ को लाए हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए और जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो जाए। तो ये सारे एमसीक्यूज़ अगर आप कर लेते तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे एमसीक्यूज़ को सीखेंगे, सारे कंसेप्ट्स को भी सीखते चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया नॉट करेक्ट। सबसे पहला काम तो आपको करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। करेक्ट पूछ रहा है, नॉट लगा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट। अब प्लांटेशन फार्मिंग के लिए क्या चीज़ गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो सही नहीं है क्या क्या? सबसे पहले तो प्लांटेशन फार्मिंग होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। बिल्कुल सही है, एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें एक सिंगल क्रॉप को बहुत ही बड़े एरिया में उगाते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का मेल मिलाप होता है, क्योंकि आप बहुत बड़े एरिया में करेंगे तो आपको इंडस्ट्री से भी यहाँ पे लिंकअप रहना चाहिए। तो ये भी तो बात सही बोल रहा है। उसके बाद है प्लांटेशन कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड कॉल्ड स्टेट्स। बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये तीनों तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें से कौन सी बातें गलत है? तो ये बातें बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स। अब बोल रहा है कि यहाँ पर आप उसको काट करके वहाँ पे कुछ एरिया को जला देते हैं और उस जगह पे खेती करते हैं। तो ये आपका प्लांटेशन फार्मिंग तो होता नहीं है, ये आपका होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, याद रहेगा आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, जिसमें काट करके पेड़ वहाँ पे जो कुछ एरिया बचता है उसको साफ सुथरा करके वहीं पर खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप। अभी आपको पता है प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है, एक ऐसा क्रॉप जो कि बहुत बड़े एरिया में उसे हम लोग उगाते हैं। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा प्लांटेशन के लिए आप टी, कॉफ़ी, बनाना, शुगर केन। ये जो खेती होता है एक बहुत बड़े एरिया में कवर किया जाता है और इसी हम लोग कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। नेक्स्ट है द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स आर इन इंडिया। इंडिया में 3 मेजर जो सीजन्स है क्रॉप का, तो वो क्या क्या सीज़न होता है? देखिए सबसे पहला सीज़न तो आपको याद रखना है कि जो थर्ड का होगा वो रबी होता है, खरीफ होता है और जैद होता है। ठीक है, तीनों के बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे याद रखना है 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन होता है, रबी, खरीफ और जैद। ठीक है, तीनों याद हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स क्या होता है। तो रबी क्रॉप्स के बारे में आपको ध्यान से समझना होगा। रबी क्रॉप्स होता है विंटर में लगाएंगे और समर में हटाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा रबी क्रॉप्स जो होता है वो विंटर के सीज़न में लगाएंगे। जैसे कि अभी विंटर आ गया है तो अभी हम लोग रबी की खेती करेंगे। अभी हम लोग रबी की करेंगे, जैसे वीट हो गया तो वीट की खेती करेंगे और जैसे समर आने वाला रहेगा इसको हम लोग काट लेंगे। तो रबी क्रॉप्स विंटर में लगाते हैं, समर में हटा देते हैं। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप का क्या बात होता है? खरीफ क्रॉप हम लोग मानसून में लगाते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट देते हैं। ठीक है, जैसे मानसून में लगाए और जैसे ही ठंडा शुरू होने वाला रहेगा तो हम लोग काट देंगे। इसमें मेजर क्रॉप क्या हो जाएगा? राइस हो जाएगा। राइस को देखे होंगे बरसात में लगाते हैं और जैसे ही हल्का ठंडा आने लगता है तो ठंडा में हम लोग इसे काट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन इज। खरीफ का मेन फूड क्रॉप क्या होता है? अभी आपको बताते हैं खरीफ का सबसे मेन जो क्रॉप होता है वो होता है राइस, क्योंकि बरसात के दिन में राइस ही होता है। नेक्स्ट है रबी का मेन क्रॉप क्या होना चाहिए? रबी का मेन क्रॉप हो जाएगा वीट। ठीक है, याद रहेगा वीट होगा रबी का मेन क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ इज। अभी आपको बताए थे 3 तरह का सीजन होता है, एक रबी होता है, खरीफ होता है, एक होता है जैद। तो अब बताइए रबी और खरीफ के बीच में कौन आएगा? इसमें आएगा जैद। ठीक है, रबी और खरीफ के बीच में कौन आएगा? जैद सीजन। इसमें थोड़े बहुत खेती हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री। अब आपको बताना नॉन फूड क्रॉप। क्रॉप जो होता है उसमें 2 तरह का होता है, एक तो हो जाएगा आपका फूड वाला खाने के लिए और एक हो जाएगा नॉन फूड क्रॉप। तो नॉन फूड क्रॉप में क्या होना चाहिए? इसमें से सिंपल है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाना चाहिए कॉटन एंड जूट। कॉटन एंड जूट क्या है? ये आपका नॉन फूड क्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द मेन
फूड क्रॉप ऑफ द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का जो मेन फूड क्रॉप क्या है? तो आपको अगर मैप का वीडियो आप देखे होंगे तो आपको ये आंसर याद आ गया होगा कि मैप में आपको बताए थे कि कौन सा होता है ईस्टर्न और साउदर्न में, तो राइस। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे ध्यान से, तो इंडिया का मैप में आपने गौर किया होगा कि ये जो एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें क्या होता है, राइस की खेती होती है, और जो इस साइड का इलाका होता है इसमें होता है आपका वीट की खेती। तो यहाँ पर आपने देखा राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? राइस होता है आपका ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टू मेन वीट ग्रोइंग रीजन्स आर। अब बताइए वीट कहाँ होगा? अभी आपको पता है अगर ईस्टर्न साइड में अगर आपका राइस हो रहा है तो वीट कहाँ पे होगा? तो वीट आपका बेसिकली होता है गंगा एंड सतलज प्लेन्स में, जो ऊपर का जो नॉर्थ पार्ट में, और डेक्कन ट्रैप जो बीच का जो ट्रैप है, ठीक है, वहाँ पर आपका होता है वीट। तो वीट के लिए क्या लिखेंगे? गंगा सतलज प्लेन्स एंड डेक्कन ट्रैप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है वीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल। वीट में कितना पानी का जरूरत पड़ता है? बारिश का पानी कितना जरूरत पड़ता है वीट में? तो वीट में कितना पानी जरूरत पड़ता है? 50 to 75 सेंटीमीटर बारिश का जरूरत पड़ता है। ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए इसको, वीट को कम बारिश चाहिए, इसीलिए 50 to 75 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। और आपको राइस के बारे में बताया तो राइस में आपको 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होता है, ठीक है। राइस में 100 सेंटीमीटर और वीट में होता है 50 to 75 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होता है। नेक्स्ट देखिए, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री इज। हमारे कंट्री में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप क्या है? तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा ज्वार। ज्वार जो है ये हम लोगों के कंट्री में बहुत ज़्यादा खेती होता है। वैसे आप लोग देखे नहीं होंगे ज्वार की खेती, या फिर ज्वार जनरली आप यूज़ करते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो कि इंडिया में होता है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। बाजरा का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो बाजरा का खेती होता है राजस्थान में। आपको बता दें जो बाजरा होता है ये आपका मिलेट्स में आता है। मिलेट्स मतलब क्या होता है? मोटे क्रॉप्स, जो कि जनरली आप लोग नहीं खाते, हम लोग नहीं खाते, लेकिन जो बाजरा है यह आपका राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस। पल्सेस के बारे में कौन सी बातें सही नहीं है? तो देखिए इससे अगर क्वेश्चन कुछ भी आता तो आप इजीली पल्स के बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जानकारी मिल गई है। तो 15 में आप बताइए क्या होना चाहिए? गलत है। सबसे पहला तो है पल्सेस आर ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ। बिल्कुल सही बात है, रबी और खरीफ दोनों में ही पल्स को खेती होती है दाल की। उसके बाद है पल्सेस आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। पल्सेस आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स है। अब क्यों है? लेग्यूमिनस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेग्यूमिनस क्रॉप्स वो होता है जो सॉइल को फर्टाइल करता है। सॉइल को फर्टाइल करता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है सॉइल में ये पल्सेस, इसीलिए इसको कहा गया है पल्सेस आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। दे आर ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। अब इसको रोटेशन में लगाते हैं। मान के चलिए चावल लगाए, चावल के बाद हमको वीट लगाना है, बीच में कोई समय बच गया, उस समय में हम क्या करेंगे? पल्स को लगा देंगे, ताकि सॉइल में नाइट्रोजन भर जाए और इसका जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि पल्स क्या होता है? लेग्यूमिनस क्रॉप्स होता है, क्योंकि ये फर्टाइल करता है सॉइल को, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसे रोटेशन में भी लगाते हैं। तो ये तीनों बात तो बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है? गलत है यहाँ पे इंटेंसिव इरिगेशन का फैसिलिटी। तो इसको बहुत ज़्यादा पानी का ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन। शुगर केन के लिए सबसे अच्छा कंडीशन क्या होना चाहिए? तो शुगर के लिए सबसे अच्छा शुगर केन के लिए चाहिए 21 से 27 डिग्री का वहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए, और जो एनुअल रेनफॉल है वो होना चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर का। 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होना चाहिए, और प्लस 21 से 27 डिग्री का इसमें क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर क्रॉप्ड एरिया इज कवर्ड बाय ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स यानी कि तेलहन फसल, जिसमें तेल की खेती। तो तेल की खेती टोटल कितना परसेंटेज कवर करता है इंडिया में? तो इंडिया में टोटल कवर करता है ये आपका 12%, याद रखिएगा 12%। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन स्पॉइल टी क्रॉप। क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन स्पॉइल टी क्रॉप। तो टी क्रॉप को कैसे कौन खराब कर देगा? तो टी क्रॉप को खराब करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है क्लेई सॉइल विच हैज हाई वाटर यील्डिंग कैपेसिटी। अब देखिए क्या होता है
कि जो टी का खेती होता है, यानी आप देखेंगे आसाम मणिपुर इधर साइड जो खेती होता है वहाँ पे बारिश तो बहुत होता है, लेकिन उसमें जो पानी है वो अंदर रह नहीं पाता है, वो स्लोपी एरिया होने की वजह से पानी गिर जाता है, तो वो अच्छी बात है टी के लिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर क्लेई सॉइल होगा तो उसमें पानी ज़्यादा जमेगा, और जब ज़्यादा पानी जमेगा तो टी की खेती जो है, जो चाय की खेती है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपको पता रहना चाहिए कि चाय की खेती के लिए क्लेई सॉइल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कॉफ़ी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। कॉफ़ी कल्टीवेशन सबसे पहला कहाँ पर देखा गया था? तो ये देखा गया था आपका बाबा बुदान हिल्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बाबा बुदान हिल्स में कॉफ़ी का कल्टीवेशन सबसे पहला देखा गया था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अब बताइए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या होता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या होता है? ये होता है कार का इंडस्ट्री, ये होता है आपका बस, आपका स्कूटर का इंडस्ट्री, ये सब क्या होता है? ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप क्या है? अब बोलेंगे भाई क्रॉप का क्या काम है, तो क्रॉप का क्या काम होना चाहिए? ये हो जाएगा आपका जो 20 का आंसर हो जाएगा रबर। जो रबर है वो क्या करता है? रबर की खेती जो है वो आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रबर से ही तो आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं गाड़ी में, जैसे गाड़ी का टायर हो गया, ट्यूब हो गया, ये सब तो रबर का ही बनेगा, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज। अगर सिल्क फाइबर के लिए सिल्क को हम लोग पालते हैं, सिल्क को बचाते हैं, रियर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग सेरीकल्चर। याद रखिएगा सेरीकल्चर। अब पूछेंगे एक्वाकल्चर क्या होता है? एक्वाकल्चर में ये होता है कि जो भी एक्वेटिक चीज़ें होती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स होता है, उसको अगर हम लोग बचाएंगे तो एक्वाकल्चर बोलेंगे। यहाँ पे एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? एपीकल्चर का मतलब हो जाता है हनी बी को बचाना, ठीक है, हनी बी को रियर करना। और पीसीकल्चर का मतलब क्या होता है? फिश को, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। क्या होना चाहिए? जूट होता है गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज एरिया। अब बताइए एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में अगर उगाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पर 23 में राइट आंसर हो जाएगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सा है? 24 का हो जाएगा पल्स। आपको बताए थे जितने भी दाल होते हैं उसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप। अब बताइए गवर्नमेंट किस चीज़ को सपोर्ट करती है? मान के चलिए आप खेती करते हैं तो गवर्नमेंट आपका उस धान की, उस फसल की खेती के लिए सपोर्ट करने के लिए क्या करती है? तो वो उसके लिए आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। क्या देती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है कि वो बोलती है कि अगर आप खेती करते हैं, अगर आप चावल की, अगर आप गेहूं की खेती करते हैं, तो मिनिमम आपको इतना रुपया में हम इस चीज़ को खरीद लेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे राइस है तो वो बोल देता है कि मिनिमम हम राइस को 25 रुपीज़ पर केजी में खरीद लेंगे। इस टाइप का कोई एग्जाम्पल रहता है, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि इससे कम में आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट क्या करती है? सपोर्ट देती है किसी भी क्रॉप के लिए। मतलब सारे क्रॉप्स के लिए तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मेन क्रॉप्स है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर रखा गया है। आगे देखिए, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहते हैं। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। आगे देखिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ। प्लांटेशन एग्रीकल्चर किस तरह का होता है खेती? तो इसमें होता है आपका कॉमर्शियल फार्मिंग। एक ही चीज़ को बहुत बड़े एरिया में लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। आगे देखिए, मस्क मिलन ग्रोज इन। मस्क मिलन क्या होता है? आपको पता होगा तरबूज और खरबूज, तो यही होता है तरबूज, खरबूज, ये सब जो खरबूजा जो होता है, ये सब जो होता है, ये सब्जी आपका मस्क मिलन में आता है। तो मस्क मिलन क्या होता है? मस्क मिलन आपका लगाया जाता है ये आपका जैद सीजन में। किस में लगाया जाता है? जैद सीजन में। जब रबी और खरीफ के बीच में जो गैप मिलता है उस गैप में हम लोग मस्क मिलन को लगा सकते हैं। इट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। अब बताइए इसमें से कौन सी चीज़ है जो करीब करीब 1 साल लग जाएगा उगने में? तो ये आपका शुगर केन। एक बार लगाइएगा तो आपको करीब करीब 1 साल लगेगा, तभी आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा।
वन ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस विच डज नॉट हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। अभी आपको पता है कि सॉइल पल्स का काम क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाना, लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा गया। लेकिन इनमें से कौन सा जो दाल है, जो पल्स है, जो कि सॉइल फर्टिलिटी को नहीं बढ़ाता है, उसमें कोई उसका रोल नहीं है। तो बताइए क्या होना चाहिए, कौन सा जो दाल है उसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा अरहर दाल, ठीक है, जिसको तुअर दाल भी बोलते हैं। याद रखिएगा तुअर दाल और अरहर दाल दोनों सेम है, और यही जो एक ऐसा दाल है जो सॉइल फर्टिलिटी में किसी तरह का हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोगों को। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ बीवरेज क्रॉप। अच्छा, बीवरेज क्या होता है, बीवरेज का मतलब होता है ड्रिंक करने वाला, ठीक है, पीने वाला कोई पदार्थ, जो भी चीज़ पीने वाला होता है उसको बीवरेज बोलते हैं। तो पीने वाला चीज़ कौन सा है इसमें से, तो इसमें तो पीने वाला चीज़ मात्र टी है। तो टी की जो खेती करेंगे उसको हम लोग बीवरेज कहते हैं, ठीक है। तो बीवरेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाएगा आप लोग का टी। आगे देखिए, विच कंट्री इज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। फ्रूट्स और वेजिटेबल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया है। अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफी वाज इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अराबिका वैरायटी कहाँ से आया था इंडिया में, अराबिका वैरायटी आया था यमन से। कहाँ से आया था, यमन से। याद रखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कोशिश करें कि डिस्कस कर दे। देखिए, जब पूरा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लीजिएगा तो आपका क्या होगा, ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ जाएगा, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप इजीली कवर कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो ये हो जाएगा टी, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का हो जाएगा टी। आगे देखिए, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। ऑयल सीड्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में, तो इसका हो जाएगा इंडिया भी हो जाएगा। तो वेजिटेबल और फ्रूट्स में भी वर्ल्ड में इंडिया है, और ऑयल सीड्स में भी इंडिया है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट अ मिलेट। मिलेट नहीं है, मिलेट नहीं है, तो ये मेज होगा, ठीक है। देखिए, ज्वार, रागी, बाजरा, ये क्या है, ये तो मोटे क्रॉप है, इसको जनरली आप नहीं देखे होंगे, तो ये सब आ जाते हैं मिलेट में। और ये जो मेज है ये तो इंपॉर्टेंट क्रॉप से आता है, तो इसको तो आप नहीं लिख सकते हैं कि मिलेट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिलेट, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप कौन सा है, किसमें से फाइबर मिलता है, इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जूट। जूट से हम लोग को फाइबर मिलता है। नेक्स्ट है, बाजरा ग्रोज वेल ऑन। बाजरा कहाँ पर खेती किया जा सकता है, तो आपको बताते हैं बाजरा ज़्यादातर राजस्थान के तरफ होता है। तो राजस्थान की तरफ कैसा सॉइल हो जाएगा, सैंडी सॉइल एंड सैलो ब्लैक सॉइल, ठीक है। द रेनफॉल एंड टेम्परेचर रिक्वायर फॉर कल्टीवेशन ऑफ रबर इज। रबर की खेती के लिए किस तरह का रेनफॉल और टेम्परेचर चाहिए, तो देखिए, रबर एक ऐसा चीज़ है जिसमें खेती करने के लिए आपको रेनफॉल बहुत चाहिए 20 सेंटीमीटर का, और साथ ही साथ टेम्परेचर भी चाहिए अच्छा खासा, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा 200 सेंटीमीटर का जो आपका बारिश होना चाहिए, और साथ में 25 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए रबर के लिए। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जूट इज ऑल्सो नोन एज। जूट को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर। आगे है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो किस चीज़ का ये इन्वेंट किया है, किस चीज़ का इन्वेंट करता है, तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बायोलॉजी के बारे में बात करें और जो क्रॉप्स के में बेसिकली, तो यहाँ पर आपका हाइब्रिड वैरायटी सीड्स को, आपको पता होगा HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। और ये जो HYV सीड्स है इसका डेवलपमेंट करने का काम किसका है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है। नेक्स्ट है, 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन। अब 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन किस चीज़ में इंगेज है, तो ये सबसे ज़्यादा इंगेज है आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फार्मिंग विच डिपेंड्स अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू क्रॉप फॉर्म। बात बताइए, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि एक ऐसा फार्मिंग जिसमें नेचुरली सब पे डिपेंड है,
बारिश आएगा तो ठीक, नेचुरल फर्टाइल है तो ठीक, मतलब आप उसमें ज़्यादातर मेहनत नहीं करना चाहते, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, चाहे जो भी रीज़न हो, ठीक है। तो ये जो नेचुरल चीज़ पे पूरी तरह से डिपेंड रहिएगा तो ये आपका कहलाता है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देखिए नाम से ही लग रहा है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, आप जीविका के लिए चला रहे हैं, बस अपने जिंदा रहने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, बस इसलिए आप खेती कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई एग्रीकल्चर, ये आपका कोई कॉमर्शियल लेवल पे नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये नेचुरल चीज़ पे डिपेंड कौन होता है, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट है द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मैक्सिको। मैक्सिको में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मिल्पा, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। अब बताइए कौन से फार्मिंग में बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल इनपुट डाला जाता है, बहुत ज़्यादा मशीन्स का यूज़ होता है, इरिगेशन का यूज़ होता है, किस तरह के फार्मिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपका ये सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइस इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप इन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि कोई एक चीज़ आपके लिए कॉमर्शियल हो सकता है लेकिन हो सकता है किसी और के लिए कॉमर्शियल नहीं हो। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि आपका राइस है, तो राइस जो हरियाणा और पंजाब में उगाया जाता है ये उन लोगों के लिए कॉमर्शियल है, ये लोग बेचने के लिए करते हैं, ठीक है। राइस हरियाणा और पंजाब में इसलिए उगाया जाता है ताकि बेच सके, उससे कुछ अर्निंग कर सके, तो ये वहाँ के लिए कॉमर्शियल क्रॉप है। लेकिन यही राइस जब उड़ीसा में आता है तो इसे हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस क्रॉप। क्यों? वहाँ पे जनरली वहाँ पे खेती जो होता है राइस का वो बेचने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपनी जीविका चलाने के लिए होता है, अपना लाइफ साइकिल चलाने के लिए होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो एक फसल होता है वो किसी के लिए तो कॉमर्शियल हो सकता है वो किसी के लिए सब्सिस्टेंस क्रॉप भी हो। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है दोस्तों यहाँ पर अब आपको बताना है एग्जाम जो मैच द कॉलम है, इसको अच्छे से मैच करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा तो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए एक एक करके देखते हैं। गुड़ को क्या बोलते हैं, जैजरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का ई, गुड़ को जैजरी। उसके बाद है जूट को क्या बोलते हैं, जूट हो जाता है आपका गोल्डन फाइबर, जूट हो जाएगा गोल्डन फाइबर। लेग्यूमिनस क्रॉप्स किसको बोलते हैं, फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, एयर से नाइट्रोजन को ये क्या करता है, फिक्स करता है, तो ये हो जाएगा डी। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है, ये होता है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ये भी याद हो जाएगा। केसीसी का मतलब हो गया किसान क्रेडिट कार्ड। क्या होता है, ये किसान को एक कार्ड देता है, एटीएम कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसमें कि उनको जब ज़रूरत पड़ेगा तो उससे कुछ लोन ले सकते हैं, ठीक है, कोई सामान ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, सबका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। ज्वार, बाजरा एंड रागी है, वीट है, राइस है, वाटरमेलन है, पल्सेस है। अब आपको सबका अच्छे से यहाँ पर मैच करना है, तो ध्यान दीजिएगा। ज्वार, बाजरा और रागी इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मिलेट्स, तो ये हो जाएगा ई नंबर मिलेट्स। वीट में क्या हो जाएगा, वीट ध्यान दीजिएगा, तो वीट क्या होना चाहिए आपका, ये हो जाएगा रबी क्रॉप्स, ये हो जाएगा रबी क्रॉप्स। राइस हो जाएगा आपका खरीफ क्रॉप्स। उसके बाद वाटरमेलन, मस्क मिलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जैद क्रॉप्स। उसके बाद लास्ट बचा पल्सेस, ये हो जाएगा लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जहाँ पर हम पूरी कोशिश किया था कि आपको टोटल ऐसे क्वेश्चंस ला कर दे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कुछ सीखने को आपको मिलता होगा। तो इस 25 मिनट्स के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए। हमारा चैनल का दोस्तों लोगो है, हमारा चैनल का मोटो है कि लर्न सिंपल लर्न इजी। हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में चीज़ों को समझाएं ताकि आप आसानी से किसी चीज़ को एक्वायर कर सके और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, सारे वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।